अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जेनेटिक म्यूटेशन पे। डीएनए में जो चेंज होती है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में या डीएनए की जो बेसिस हैं उनमें जो चेंज होती है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन म्यूटेशन जाहिर है जब डीएनए में चेंज होगी तो डीएनए से जो आरएनए बनेगा उसमें भी चेंज आ जाएगी। लेकिन डीएनए में चेंज कब होगी जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं? जब डीएनए रेप्लिकेट होता है सेल का जो साइकिल है हमें जो पढ़ा हुआ है G1 G2 और फिर एस फेज जो पढ़ा हुआ है, तो एस फेज में जब सिंथेसिस होती है सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है, उस वक्त अगर कहीं किसी बेस में कोई बेस ज्यादा लग जाए, कोई बेस रिमूव हो जाए, कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, उस वक्त जो चेंज आती है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। अब ये चेंज एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड भी चेंज हो जाते हैं, कम या ज्यादा हो सकते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड भी चेंज हो सकता है, तो उसकी तो एक तरतीब है, हम उस पर भी बात करते हैं। तो वो जो चेंज होगी उस चेंज को हम म्यूटेशन कहते हैं। उस चेंज की रीजन क्या होती है? चेंज चेंजेस जेनेटिक म्यूटेशंस दो तरह से होगी। एक को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और दूसरी होती है एनवायरमेंटल म्यूटेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। एनवायरमेंटल, अब एनवायरमेंटल म्यूटेशन या एनवायरमेंट की वजह से कैसे म्यूटेशन आएगी? एनवायरमेंट में सनलाइट है हमारे पास, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सनलाइट से जो आती हैं वो म्यूटेशन काज कर सकती हैं। उसके अलावा जितने भी टैनिंग बेड्स होते हैं, समटाइम्स कलर्स को स्किन टैनिंग के लिए जो बेड्स इस्तेमाल होते हैं, टैनिंग बेड्स, उनसे जो रेडिएशंस निकलती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उसकी वजह से भी म्यूटेशन हो सकती है। किसी भी सेल में, किसी भी सेल के डीएनए में चेंज आ सकती है अचानक से। फिर डिफरेंट केमिकल्स है। केमिकल्स में कौन से हैं? मसलन स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग की वजह से जितने भी लंग्स हैं, लंग्स के अंदर किसी भी वक्त डीएनए में किसी सेल के अंदर चेंज आ जाएगी और वो पे चेंज फिर इसी तरह से चलती है, तो स्मोकिंग की वजह से हो सकती है। इसी तरह केमिकल्स हैं और केमिकल्स हैं, मसलन बेंजीन है, या इसी तरह बेंजीन डिफरेंट शेप में कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज किया जाता है, बेंजाइल की शक्ल में या इस तरह से। तो इसमें इसकी वजह से भी चेंज आ सकती है सेल में, बेंजीन आ सकते हैं बेंजीन की वजह से। और ये एनवायरनमेंट की वजह से भी ये चेंज आ सकती है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। और ये फिर स्पॉन्टेनियस, यानी जब स्पॉन्टेनियस क्या है? जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, ओल्ड डीएनए से नया डीएनए एक और कॉपी तैयार हो रही है, डबल हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, उस वक्त किसी भी वजह से, गलती की वजह से कोई गलती हो जाए, डीएनए के रेप्लिकेशन में कोई बेस निकल जाए जो ओरिजिनल में मौजूद हो और नए डीएनए में ना आए, या ओरिजिनल में मौजूद हो तो नए डीएनए में कोई पूरा न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड नए शामिल हो जाए गलती से, तो उस वक्त जो चेंज आएगी दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। अब इसको फर्दर हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं म्यूटेशन को। फर्दर एक तो हम ये देखते हैं कि यही म्यूटेशन दो तरह की हो सकती है। एक तो जर्म लाइन म्यूटेशन है, जर्म लाइन म्यूटेशन। जर्म लाइन म्यूटेशन क्या है? अगर स्पर्म्स के अंदर या एग्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो वो म्यूटेशन नेक्स्ट जिस ऑर्गेनिज्म का, उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा उस स्पर्म से और उस एग के मिलने से, या स्पर्म में चेंज आ गई है
स्पर्म के डीएनए में या एग के डीएनए में चेंज आ गई है, तो फिर क्या होगा? तो वो म्यूटेशन जो होगी वो नेक्स्ट पूरे ऑर्गेनिज्म में उसका इफेक्ट जाएगा। तो जर्म लाइन म्यूटेशन ये होगी। दूसरी म्यूटेशन जो होती है ये नॉर्मली जितने भी हमारे सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स के अंदर जितने भी माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, माइटोसिस के प्रोसेस में कोई चेंज आ सकती है, लेकिन चूंकि सोमैटिक सेल में जो चेंज आएगी वो उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तक रहेगी, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगी। जबकि जर्म लाइन म्यूटेशन जो होगी ये अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगी और फिर जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होती रहेगी। सो जो जर्म लाइन म्यूटेशन है ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है, और सोमैटिक सेल्स में जो म्यूटेशन होती है ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती, ये उसी ऑर्गेनिज्म तक ही रहती है। अब म्यूटेशन दो के कुछ समटाइम्स वो जो अचानक तब्दीली आ जाती है न्यूक्लियोटाइड्स में, या वो नए लग जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, या वो पुराने जो ओरिजिनल डीएनए है उसमें जो थे वो नहीं रेप्लिकेट हुए, अगले उस नए डीएनए में शामिल नहीं हुए, तो समटाइम्स ये बेनिफिशियल भी हो सकती है और समटाइम्स ये डिलीटेरियस या खतरनाक भी हो सकती है। लेकिन यही म्यूटेशन एवोल्यूशन के लिए एक बेस लाइन मुहैया करती है। जो हमने एवोल्यूशन पढ़ा है कि स्लोली जितनी भी स्पीसीज में चेंजेस आती गई, तो ये जो एवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन एक लिहाज से बेस लाइन प्रोवाइड करती है। अब म्यूटेशंस को हम देखते हैं कि म्यूटेशन जो है किस किस तरह की म्यूटेशन होगी। एक म्यूटेशन वो है कि जो अगर ये डीएनए हम ये ले लेते हैं जी कि ये डीएनए का एक सीक्वेंस है हमारे पास, आपको पता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये डीएनए का एक सीक्वेंस है, और इसमें आपके माइंड में होगा कि जो एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। लीडिंग स्ट्रैंड वो होता है जिसमें कंटिन्यूली न्यू स्ट्रैंड बन रहा होता है, जिसका कंटिन्यूस होता है, ये नया स्ट्रैंड बन रहा है इसका। जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो इसको ये जो स्ट्रैंड है जिसमें कंटिन्यूसली बन रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और ये जो स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड जो होता है, इसमें फ्रैगमेंट्स की सूरत में डीएनए बन रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब जब ये डीएनए बन रहा है तो इसमें समटाइम्स एक न्यूक्लियोटाइड या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जब चेंज हो जाते हैं, मैंने पहले कहा कि कम या ज्यादा हो जाते हैं, वो हम देखेंगे कि उसके नाम क्या है। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगा पूरा न्यूक्लियोटाइड, तो इस म्यूटेशन को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड या एक से दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएंगे, तो दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन की हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स किस तरह की हैं। पॉइंट म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन, एक तो इसकी टाइप है साइलेंट म्यूटेशन। अब साइलेंट म्यूटेशन क्या है, देख फर्ज करें एक आपके माइंड में होगा कि ये इसको डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनेगा और फिर मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम तक जाएगा तो ट्रांसफर आरएनए तीन तीन को मिला के पड़ता है, ट्रिपलेट कोडान जिसे हम कहते हैं, तीन बेसिस को मिला के वो पड़ेगा इसको, तीन नेक्स्ट थ्री,
नेक्स्ट 3, इसको ट्रिपलेट कोडान कहते हैं। वो 3 बेसिस को पढ़ेगा, पकड़ेगा 3 बेसिस को और उसके मुताबिक एक अमाइनो एसिड लाके राइबोसोम को देगा, तो राइबोसोम वो अमाइनो एसिड बनाएगा और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनेगी। मीन कि डीएनए से एमआरएनए बनता है। ये ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस को हम कहते हैं। और एमआरएनए से प्रोटीन्स बनती है। एमआरएनए प्रोटीन के लिए लेके जाता है मैसेज, प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स बनती हैं, पहले पढ़ा हुआ हमने, अमाइनो एसिड से। डिफरेंट प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, इसी तरह और बहुत सारी प्रोटीन्स हैं। तो ये है सारा प्रोसेस असल में डीएनए से प्रोटीन्स का बनना, जो सेल के लिए जरूरी होता है। अब यहां डीएनए, जब पुराने डीएनए से नया डीएनए बनता है, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, उसमें अगर गलती हो जाएगी तो वो सारी अल्टीमेट प्रोटीन्स तक आएगी, उसका इफेक्ट प्रोटीन्स में हमें नजर आएगा। डीएनए में चेंज का या म्यूटेशन का जो इफेक्ट होगा वो हमें नजर आएगा प्रोटीन्स में। सो अगर गलती होगी तो प्रोटीन गलत बनेगी, अमाइनो एसिड गलत लगेगा। जब अमाइनो एसिड गलत लगेगा तो प्रोटीन का चेन गलत हो जाएगा। प्रोटीन का चेन गलत होगा तो सेल के पर उसके या तो पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे या नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, और समटाइम कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो एक है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन ये है कि ये एक कोडान था जिसको अगर हम देते हैं CAA, एक कोडान है। ये CAA जब कोडान पहुंचेगा मैसेंजर आरएनए के थ्रू पहुंचेगा राइबोसोम तक, तो राइबोसोम बनाएंगे प्रोटीन। तो CAA ट्रांसफर आरएनए इसके लिए लाता है ग्लूटामीन। अगर आप ये देखें तो ये CAA है, ग्लूटामीन एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामीन। लेकिन समटाइम्स ये हुआ कि इसमें ये जो CAA तो ओरिजिनल था, लेकिन जब ट्रांसलेशन हुई, रेप्लिकेशन हुई, सारी रेप्लिकेशन में CA इसमें बनना था तो इसमें बन गया CAG, जो मैसेंजर आरएनए की शक्ल में बन गया CAG। अब CAG भी ये दूसरा कोडान है, ये भी ग्लूटामीन के लिए है। CAA ग्लूटामीन, तो ये दूसरा चेंज आ गई इसमें, जो ट्रांसलेशन हो रही है, जो रेप्लिकेशन हो रही थी, तो और फिर ट्रांसलेशन में जा गया तो ये बन गया CAG। ये चेंज हो गया। अब ये खुद भी ग्लूटामीन के लिए है। ग्लूटामीन। अब इस तरह की म्यूटेशन को कहेंगे कि जो अमाइनो एसिड है वो चेंज नहीं हुआ, ग्लूटामीन ही रहा। ऐसी सूरत में ये पॉइंट म्यूटेशन में इसको हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन है। ये इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं है। दूसरी एक और म्यूटेशन आती है पॉइंट म्यूटेशन में, इसको हम कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन। अब मिससेंस का मकसद यह है कि बनने के लिए तो एक अमाइनो एसिड चाहिए था, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ गई तो दूसरा अमाइनो एसिड बन गया। कोड फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। कैसे? मसलन एक अमाइनो एसिड था, इसी को हम देख लेते हैं CAA। ये किसके लिए है? ग्लूटामीन के लिए ये अमाइनो एसिड। हम इसको CAA का कोडान जब मैसेंजर आरएनए के थ्रू राइबोसोम तक पहुंचेगा तो राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए CAA के लिए ग्लूटामीन
जो है लाके इसके साथ अटैच करेगा और फिर दूसरा और तीसरा अमीनो एसिड जुड़ते जुड़ते एक प्रोटीन बन जाती है। प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटीन्स आपने पढ़ी हुई है। अब CAA था ग्लूटामीन के लिए, तो हुआ क्या, इसमें चेंज आ गई, तो ये इसमें जो बन गया वो बन गया CAG। ये देखिए चेंज आ गई, CAA के बजाय CAG हो गया। ये जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया। अब जब CAA के बजाय, चलें इसको चेंज कर लेते हैं, CCA कर देते हैं, एक और इजी कर देते हैं इसको, C और A, ये चेंज हो गया, CCA हो गया ये। अब CCA होने से क्या हो जाएगा, ये दूसरा इसके साथ दूसरा अमीनो एसिड बन जाएगा, ये है प्रोलीन। अब दूसरा अमीनो एसिड जब इस चेन में लग गया तो ये इतनी बड़ी चेंज आ जाती है सिर्फ एक अमीनो एसिड के चेंज होने से प्रोटीन के पूरे चेन में, कि वो अपना काम ही नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसके रिजल्ट्स में डिफरेंट चेंजेस आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, आपको पता है, उसमें 147 अमीनो एसिड लगे होते हैं एक पूरे चेन में, उसके बीटा चेन में 147 अमीनो एसिड हैं। और अमीनो एसिड नंबर 6 जो है वो एक अमीनो एसिड जब चेंज हो जाता है तो पूरा हीमोग्लोबिन जो है वो चेंज हो जाता है, हीमोग्लोबिन की शक्ल चेंज हो जाती है, वो राउंड होने के बजाय वो कर्व हो जाता है, सिकल शेप बना लेता है। जब सिकल शेप बनाएगा तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता, सिर्फ 147 अमीनो एसिड्स में से सिर्फ एक अमीनो एसिड के चेंज होने की वजह से वो सिकल सेल बन गया। उसी की वजह से उस डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि वो शेप चेंज होगी सिर्फ एक अमीनो। एक अमीनो एसिड में चेंज भी जो होती है वो इतनी खतरनाक होती है समटाइम्स कि वो अगर तो साइलेंट नहीं है, अगर तो साइलेंट है फिर तो कोई मसला नहीं है, वही अमीनो एसिड बनेगा अगर न्यूक्लियोटाइड में चेंज है, जैसे हमने पहले बात की। तो मिससेंस में क्या होता है, मिससेंस कोडान में कि ये चेंज हो गया, सिर्फ एक की जगह C आ गया, ये जो बेसिस लगी हुई थी एक बेस चेंज हुई है इसमें, ये बाइंड म्यूटेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें दूसरी चीज आ गई मिससेंस म्यूटेशन। तो मिससेंस म्यूटेशन में दूसरा अमीनो एसिड बन जाता है जिसके डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हैं। तीसरा है एक पॉइंट म्यूटेशन में, यही इनकी चेन में हम बात करते हैं, इसके है थर्ड टाइप, इसकी हम बात करते हैं अगर, तो वो है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस पॉइंट म्यूटेशन में नॉनसेंस, अब नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि नॉर्मली एक, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि हीमोग्लोबिन जो है वो उसके बीटा चेन में 147 अमीनो एसिड्स लगे होते हैं एक तरतीब में। अब अगर वो 146 हो जाए, 100 हो जाए, 98 हो जाए, वो चेंज हो जाए, उसका सीक्वेंस चेंज हो जाए, तो वो अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। इसमें नॉनसेंस में ये होता है कि इसमें दरमियान में स्टॉप कोडान आना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद, यानी चेंज आ गई, दरमियान में स्टॉप कोडान आ गए। क्योंकि जब भी एक जीन ट्रांसलेट होता है तो एक जीन में, फर्ज करें उसी की हम बात करते हैं, तो 147 अमीनो एसिड्स हैं, तो पहले उसके होंगे स्टार्ट कोडान और फिर होंगे टर्मिनेशन कोडान। तो स्टार्ट से टर्मिनेशन तक फर्ज उसका बीटा चेन है तो 147 अमीनो एसिड्स हैं उसमें, ये 146 भी नहीं होंगे और ये उससे 148 भी नहीं होंगे। अगर होंगे तो गलत हो जाएगा, फिर वो अपना काम नहीं कर सकेगा, वो जो प्रोटीन बनेगी वो अपना काम नहीं कर सकेगी। और इसमें क्या होता है
जो जिस नॉनसेंस म्यूटेशन में, नॉनसेंस इसमें ये होगा कि खुद जाके यहां कहीं स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, प्रोटीन बनना शुरू हो गई, एक स्टॉप कोडॉन आ गया, ये चेन ब्रेक हो गया, फिर यहां स्टॉप कोडॉन आ गया, फिर यहां स्टॉप कोडॉन आ गया। अब इसकी वजह से ये सारे चेन को अपसेट कर देता है कौन से प्रोटीन का जो चेन बन रहा होता है। तो मसलन उसकी एग्जांपल है CAA ग्लूटामीन के लिए। अब जहां ग्लूटामीन बनना था तो चेंज हो गया UAA हो गया, AA हुई है, एक बेस चेंज होगी। इस एक बेस चेंज होने की वजह से ये जो है ये है स्टॉप कोडॉन। अब स्टॉप कोडॉन से किसी भी जगह स्टॉप कोडॉन में आ गया, अगर गलती से ये ट्रांसलेशन इसमें रेप्लिकेशन में ये आ गया है, तो इससे की वजह से नॉनसेंस कोडॉन इनको हम कहते हैं। ये सारे इसको ये बहुत सीरियस इफेक्ट होता है इसका, इससे जो प्रोटीन का चेन बनेगा उसमें वो अल्टीमेट बहुत सीरियस इफेक्ट आएगा। और फिर क्या है इसमें पॉइंट म्यूटेशन को हम मज़ीद डिटेल से अगर देखें तो अब यहाँ देखें आप कि डीएनए एक लेवल ज़ाहिर है, डीएनए है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है। और अगर आप देखते हैं यहाँ पॉइंट म्यूटेशन की तीनों टाइप्स को हम जो देखेंगे तो एक है नो म्यूटेशन, ये एक कोडान है थायमीन, थायमीन और साइटोसिन। इसका नॉर्मल जो मैसेंजर आरएनए बनेगा ए और टी, जी और सी जैसे हमने पढ़ा है, तो AAG ये इसका कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा जो मैसेंजर है आरएनए है। और आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मैसेंजर आरएनए, यही मैसेंजर आरएनए जब न्यूक्लियस से निकलेगा और राइबोसोम तक पहुंचेगा, ट्रांसफ़र आरएनए इसके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड लाएगा वो लाइसिन होगा। ये है नॉर्मल अमाइनो एसिड, ये वाला TTC का, ये एक कोडान है, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब साइलेंट म्यूटेशन में क्या होगा, जो हमने पढ़ा था कि इसमें चेंज आ जाती है लेकिन अमाइनो एसिड चेंज नहीं होता। ये देखें TTC थायमीन, थायमीन साइटोसिन था, तो एक बेस चेंज हो गई। इसको पॉइंट म्यूटेशन में जब एक बेस की जगह साइटोसिन की जगह थायमीन लग गया, ये बेस चेंज हो गई, इसे हम सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूट हो गया, साइटोसिन की जगह थायमीन आ गया। लेकिन हुआ क्या, जब थायमीन आ गया तो थायमीन, 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 ये तीन बेसेस लगी हुई हैं, नाइट्रोजीनियस बेसेस जो होती हैं डीएनए में। तो इससे जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो एडनिन, एडनिन और एडनिन, ए और टी और जी और सी जैसे हमने पढ़ा हुआ है, तो एडनिन, एडनिन, एडनिन। अब ये तीसरा जो है ये एडनिन इस थायमीन की वजह से लग गया मैसेंजर आरएनए में। जब मैसेंजर आरएनए से बना तो उसमें एडनिन, एडनिन और एडनिन था। ये कोडान एक कोडान था। अब इसी कोडान का जब ये कोडान ये पूरा मैसेंजर आरएनए जाएगा तो इस कोडान से जो ट्रांसफ़र आरएनए राइबोसोम को ला के देगा तो वो लाइसिन होगा। तो ये देखें नॉर्मली लाइसिन था, ये भी लाइसिन हो गया। सो इसीलिए हमने डिस्कस किया अभी पहले कि इसको हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। एक बेस सब्स्टिट्यूट होगी लेकिन अमाइनो एसिड वही है, लाइसिन और लाइसिन। इसी तरह नॉनसेंस म्यूटेशन जो थी जिसमें हमने पढ़ा था कि ये दरमियान में स्टॉप कोडान बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये देखें थायमीन, थायमीन और साइटोसिन ने ये नॉर्मल कोडान है, और यहाँ क्या हो गया, ये थायमीन और साइटोसिन तो वही है लेकिन एडनिन आ गया पहले वाले थायमीन की जगह। तो हुआ क्या, इसका जब मैसेंजर आरएनए बना इसी का कम्प्लीमेंट्री, तो वो था ए की जगह यूरासिल आ गया, एडनिन की जगह थायामीन की जगह वही एडनिन और साइटोसिन की जगह ग्वानिन। तो UAG इसका बन गया, मैसेंजर आरएनए पर कोडान बन गया, और ये कोडान स्टॉप कोडान है। तो दरमियान में इसने जो सीक्वेंस बनना था प्रोटीन चेन का तो उसने स्टॉप कर दिया, इसलिए इसको हम नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। जब इस तरह की चेंज आ जाती है तो ये जो बहुत डेंजरस होती है, ये सीरियस इसके इफेक्ट्स आते हैं। तो जो नॉर्मल प्रोटीन चेन बन रहा होता है उसमें स्टॉप कोडान लग जाते हैं और वो चेन डिस्टर्ब हो जाता है। और मिससेंस में क्या हुआ, ये देखिए ना थायमीन, थायमीन साइटोसिन है, तो इसमें
थायामीन और साइटोसिन, फर्स्ट और लास्ट वाला तो वही रहा, दरमियान वाला बेस चेंज हो गई, ये साइटोसिन आ गई। जब साइटोसिन आ गई तो इसी की जगह मैसेंजर आरएनए जो बना वो था AGG। तो जब AGG बना, एडनिन ग्वानिन ग्वानिन, ये चेंज हो गई है, ये एक बेस। इस बेस चेंज होने की वजह से जो अमाइनो एसिड जाके, यही मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम तक पहुंचेगा तो वहाँ जाके जो बेस, जो अमाइनो एसिड अटैच करेगा वो उसके साथ, तो वो बजाय लाइसिन के वो आर्जिनिन होगा। तो जाहिर है जब अमाइनो एसिड ही चेंज हो गया प्रोटीन के सीक्वेंस में, तो फिर वो प्रोटीन नहीं बनेगी जो सेल की रिक्वायरमेंट थी। सो ये तो इफेक्ट है पॉइंट म्यूटेशन का। और अगर हम इसमें देखते हैं, ये तो सब्स्टिट्यूशन है, एक बेस की जगह दूसरी बेस आ गई। इसी में एक होता है इंसर्शन और एक होता है डिलीशन। इंसर्शन क्या है? ये एक प्रोटीन का DNA का एक चेन है, नॉर्मल स्ट्रैंड है। इसका जब कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना, जब DNA रेप्लिकेट हुआ, तो एडनिन की जगह थायामीन, थायामीन की जगह एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन की जगह ग्वानिन लगेगा। और अगर ये हुआ कि ये जो था कि जब ये इसका दूसरा स्ट्रैंड बन रहा था, सपोज इसकी जगह कुछ भी नहीं आई बेस, थायामीन की जगह फिर एडनिन, एडनिन की जगह थायामीन, और ये एक बेस यहाँ से डिलीट हो गई। ये जो DNA नया बना उसमें ये बेस थी ही नहीं। तो इस तरह की जो बेस, जो इस जगह बेस लगनी थी, ये थी ही नहीं, ये बनी ही नहीं, यहाँ अटैच ही नहीं हुई। तो हुआ क्या? जो नॉर्मल जो था, ये ट्रिपलेट कोडान जिनकी जो बात करते हैं, ये 3 बेसिस थी GTA। इससे एक अमाइनो एसिड बनना था, अल्टीमेट जाके अमाइनो एसिड बनना नहीं था बल्कि अमाइनो एसिड अटैच होना था प्रोटीन के साथ। तो ये चेंज हो गया। इसके चेंज होने से अब ये नया बन गया, सारा फ्रेम ही चेंज हो गया, इसका A की जगह T हो गया। अब देखें, पहले था GTA, ग्वानिन, थायामीन, एडनिन। अब क्या हो गया? चेंज हो गया, ये एक बेस लगी ही नहीं। तो अब इन 3 को पड़ेगा जाके राइबोसोम के साथ ट्रांसफर RNA, जब इन 3 के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड लाएगा तो ये GTA का और अमाइनो एसिड है और ATT का और अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड ही चेंज हो गया सिरे से। तो इसको हम कहते हैं, इसमें क्या हो गया? डिलीशन हो गया। सम टाइम कोई एक्स्ट्रा से आ जाती है, तो ये डिलीशन, सॉरी, इसको डिलीशन जब हो गया ये, तो पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया। इससे आगे इसका फ्रेम इधर चला गया, ये एक बेस, इसके C का जो होगा वो G होगा, G का C होगा, और इस तरह से दूसरा भी कोडान शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया, पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया। जब इस तरह से चेंज हो जाता है तो इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं। और इसी तरह से अगर इसमें से ये तो डिलीट हो गया, अगर इंसर्ट हो जाए एक बेस, कोई नई बेस आ जाए, इसी तरह से एरर आ जाए उसमें, तो बेस नई अटैच हो जाए। हम फर्ज कर लेते हैं यह नॉर्मल बेस है, ये C मौजूद है इसकी जगह, G और C। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ किसी जगह एक नई बेस इंसर्ट होगी, कोई भी बेस आ गई, ग्वानिन आ गई, तो इसने सारा सीक्वेंस चेंज कर दिया। इसको भी हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। नॉर्मली ये 3 थे और इसके बाद ये तो बनना था CAT, लेकिन दरमियान में G आ गया, तो अब क्या हो गया? CA और G, तो ये पूरे का पूरा कोडान चेंज हो गया। इसी तरह ये इसके बाद बनना था, ये 3 मिलने थे, लेकिन अब ये 3 आपस में एक कोडान बनाएंगे, TTG। तो इस तरह से पूरा फ्रेम अगेन शिफ्ट हो गया। इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और इसमें एक आ गया इंसर्शन, जिसमें नई बेस इंसर्ट होगी। एरर आ गया, DNA से जब रेप्लिकेशन हो रही थी तो बगैर उसके नई बेस एंटर होगी। उसकी रीज़न हमने पहले पढ़ी है, या तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, और या उसमें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, किसी भी वजह से नई बेस एंटर होगी। इसको इंसर्शन कहते हैं। और इसका रिजल्ट भी जो होगा, पूरे के पूरे फ्रेम को, DNA के फ्रेम को ही शिफ्ट कर देगा। वो कोडान का फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा और
दूसरे अमाइनो एसिड बनना शुरू हो जाएंगे जो कि ज़रूरत नहीं होंगे, जो कि नॉर्मल नहीं है। तो ऐसी सूरत में भी इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, और ऐसी सूरत जो होती है ये भी समटाइम्स बहुत सीरियस इफेक्ट शो करती है ऑर्गेनिज्म पे। अब एक दूसरा है, ये तो है पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा है हम उसको कहते हैं क्रोमोसोमल अल्टरेशन। क्रोमोसोम जब पूरे का पूरा क्रोमोसोम चेंज हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, क्रोमोसोमल अल्टरेशंस क्या हैं जी? क्रोमोसोमल अल्टरेशंस, जब पूरे का पूरा क्रोमोसोम या तो उसमें से कोई एक बड़ी मिकदार में डीएनए निकल जाए या उसमें डीएनए शामिल हो जाए, अल्टरेशन हो जाए क्रोमोसोम में। ये चूँकि बड़े लेवल पे होती है और इसमें पॉइंट म्यूटेशन से ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट आते हैं ऑर्गेनिज्म पे। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है? ये एक क्रोमोसोम है हमारे पास, हम इसको देखते हैं। ये एक क्रोमोसोम है, से हम इसको ऐसे बना लेते हैं। ये एक क्रोमोसोम है हमारे पास। इस क्रोमोसोम में यहाँ ये इसका सेंट्रोमियर है और ये एक क्रोमोसोम है। तो इसमें क्या हुआ है, एक क्रोमोसोम में एक है, उसको हम कहते हैं डिलीशन। एक बड़ी मिकदार में डीएनए जब डिलीट हो जाए क्रोमोसोम से तो उसको हम कहेंगे डिलीशन। ये कैसे होगा? एक क्रोमोसोम ये था, सपोज इसका एक पीस जो है ये बना लेते हैं। ये पीस, इसको आप देखते हैं, ये पीस डिलीट हो गया और ये क्रोमोसोम इस हद तक छोटा हो गया साइज में। ये पीस डिलीट हो गया इसमें से। तो इस तरह से क्रोमोसोम का पूरा साइज छोटा हो गया। ये है डिलीशन। ये भी एक चेंज आ जाती है क्रोमोसोम में, ज़ाहिर है। और जब डीएनए में इतनी बड़ी चेंज आती है तो इसके भी ऑर्गेनिज्म पे सीरियस इम्पैक्ट आते हैं। दूसरा है डुप्लीकेशन। ये भी म्यूटेशन की एक किस्म है। ज़ाहिर है डीएनए की एक बड़ी मिकदार है, कम या ज़्यादा हो रही है, डुप्लीकेशन। ये क्रोमोसोम है हमारे पास, जब क्रोमोसोम डबल हो रहे थे तो हुआ क्या? हुआ ये किसी एक भी क्रोमेटिड पे हो सकता है, इस पे हो सकता है, इस पे हो सकता है। तो डुप्लीकेट हो गया ये सारा, यहां से जाके कोई भी पीस, नॉर्मल ये था, और कोई भी पीस, इतना पीस इसमें अगेन ऐड हो गया। इसमें यही पीस पहले भी था, फ़र्ज़ करें इसके बराबर ये था, तो यहाँ से डीएनए डबल हो गया यहाँ से, तो ये लंबा हो गया साइज में, ज़्यादा डीएनए इसमें चला गया इस क्रोमोसोम में। सो दिस इज़ नॉन एज डुप्लीकेशन। ये भी म्यूटेशन की एक टाइप है, क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन होती है पूरे के पूरे क्रोमोसोम के साइज में। फिर एक है इन्वर्शन। इन्वर्शन, अब इन्वर्शन में क्या हो जाएगा? ये एक क्रोमोसोम है और इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि ये डीएनए है।
हम डिफरेंट कलर्स में बनाते हैं समझने के लिए। ये डीएनए है। जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया तो इसमें क्रोमोसोम का साइज उतना ही रहेगा। तो हुआ क्या, इसमें ये हो गया, ये डीएनए इधर वाला इस तरफ आ गया और इधर वाला इधर चला गया। ये डीएनए ये वाला उधर चला गया ऊपर और ये वाला नीचे आ गया, इन्वर्ट हो गया। तो दिस इज नोन एज इन्वर्शन। फिर है इंसर्शन। इंसर्शन में क्या होगा, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इसमें जब ये डुप्लीकेट हुआ इसमें से कुछ डीएनए निकल गया। ये एक पीस है, सपोज कर लेते हैं ये एक पीस डीएनए का यहाँ से निकल गया और ये दूसरा एक क्रोमोसोम था, ये नॉर्मल क्रोमोसोम इस साइज का था या किसी भी साइज का था। तो जब इंसर्शन हो गई तो इसमें ये वाला पोर्शन आके इसमें ऐड हो गया। अब नॉर्मल इसका साइज ये था, अब इसका साइज बढ़ गया, बड़ा हो गया साइज। ये है इंसर्शन। और फिर क्या है, ट्रांसलोकेशन। एक तीसरी टाइप है ट्रांसलोकेशन। इसमें एक क्रोमोसोम का पीस डीएनए का एक क्रोमोसोम में से दूसरे पे चला जाता है और दूसरे का उस पे, और इसको हम देख लेते हैं ऐसे है। ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। जब ये दोनों डबल हो गए तो इसका पीस इस क्रोमोसोम में यहां आ गया। ये वाला यहां आ गया इस क्रोमोसोम में, और जो दूसरा क्रोमोसोम था ये वाला क्रोमोसोम, इसमें क्या हो गया, उसका पीस यहां आ गया, ये वाला यहां, ये चेंज हो गया। तो दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो पार्ट ऑफ डीएनए ट्रांसलोकेट हो गया, यहां वाला ऊपर चला गया, इधर वाला नीचे आ गया। तो ये सारे, इस सब को हम कहते हैं म्यूटेशन। ये सेल में नॉर्मली म्यूटेशन होती रहती है, इसमें करेक्शन भी होती रहती है। करेक्शन के लिए डीएनए पॉलीमरेज होता है जो इसको करेक्ट करता रहता है। जो ही डीएनए डुप्लीकेट होता है, डीएनए पॉलीमरेज उसको, अगर कहीं गलत बेस लग गई, कहीं बेस चेंज हो गई, ज़्यादा लग गई, कम हो गई, उसको लगातार डीएनए पॉलीमरेज रीड करता रहता है। उस पूरे ओरिजिनल डीएनए से उसको जो दूसरा डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है उसको चेक करता रहता है, करेक्ट करता रहता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि डीएनए पॉलीमरेज से भी वो चेंज जो होती है वो ट्रेस नहीं होती,
पकड़ी नहीं जाती, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें, उसे ट्रेस नहीं कर सकता डीएनए पॉलीमरेज। और वही चेंज जो डीएनए पॉलीमरेज से भी बच के निकल जाती है, हो जाती है चेंज, उस चेंज को म्यूटेशन कहा जाता है। और नॉर्मली ये सेल्स में म्यूटेशन होती रहती हैं, करेक्ट भी होती रहती हैं। और जैसे पहले हमने बात किया कि जब सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन होती है तो ये उसी ही ऑर्गेनिज्म के अंदर रहती है, और यही म्यूटेशन समटाइम कैंसर काज करती है, और यही म्यूटेशन समटाइम बेनिफिशियल होती है। और ये जो साइलेंट म्यूटेशन है, ये जो म्यूटेशन चलती रहती है जनरेशन टू जनरेशन, यही एवोल्यूशन के लिए एक बेस प्रोवाइड करती है। तो ये सारा म्यूटेशन के बारे में था। अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इससे रिलेवेंट, कोई और चीज़ आप पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछें, उसमें हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो ओके, दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।